नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 3 जून 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करें, जो कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस दैनिक क्विज में विभिन्न समाचार पत्रों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इन सभी से खबरों को लिया गया है और उन्हीं खबरों पर आधारित प्रश्नों को बनाया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और दोस्तों, 5वां प्रश्न विगत वर्ष से रहता है और अंतिम में हम बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे की। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सांची के विशाल स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। दोस्तों, यह पहला कथन एकदम सत्य है, क्योंकि दोस्तों 1989 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और दोस्तों इसे सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। तो एकदम सही है। दूसरा है, अशोक ने बौद्ध धर्म के बारे में सिर्फ अपने सहधर्मावलंबियों की चर्चा की, दूसरों से नहीं की। यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि अशोक उस समय इन सभी के लिए कह सकते हैं कि पूरी छूट थी इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो दूसरा कथन तो एकदम सत्य है। तीसरा है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के संरक्षण में हुआ था। दोस्तों, ये कथन असत्य हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो 4 बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन अगर देखा जाए तो 483, 383, 251 और फर्स्ट एडी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ए यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ऐसे में आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अशोक तीसरी बौद्ध संगीत में थे, न कि दूसरी। तो ऐसे में तीसरा कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों, इसका स्थान भी ध्यान रखेंगे कि यह जो है राजगृह में, और दूसरी कहाँ हुई थी तो राजगृह वैशाली में, तीसरी कहाँ हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडल वन में। तो इसको भी याद करने का ट्रिक है कि राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र में, देखिए यहां पर आप आसानी से याद करेंगे, राजगृह मतलब राजा ने, वैशाली को पाटलिपुत्र में कुंडल वन यानी कान की कुंडली गिफ्ट किया। तो ऐसे में याद हो जाएगा चारों बौद्ध संगीतियां, और 483, 383, 251 और फर्स्ट शताब्दी। तो यह याद हो जाएगा। और ए के याद रखिएगा, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासन काल में। और दोस्तों, पहली जो बौद्ध संगीत थी, इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। इसी तरह से दूसरी जो बौद्ध संगीत थी, इसका जो अध्यक्ष था साबक मीर या सर्वकामिनी था। तीसरी जो बौद्ध संगीत थी, उसका अध्यक्ष मोगालिपुत्तिस था। और दोस्तों, चौथी जो बौद्ध संगीत थी, उसका अध्यक्ष वसुमित्र था तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और दोस्तों, यह चर्चा में इसलिए आ गया है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, इस नए संसद भवन के अंदर मौजूद अखंड भारत की पेंटिंग यह चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि इसमें तक्षशिला और सिंधु को भी दिखाया गया है। इसी तरह से नेपाल भी सकते में आ गया है, बांग्लादेश, यह सब जो है इस अखंड भारत की पेंटिंग में दिखाया गया है। यही कारण है कि यह चर्चा में आ गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है बीमा सुगम, एक ऑनलाइन पोर्टल जो बीमा संबंधी सभी प्रश्नों के लिए वन स्टॉप शॉप है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बीमा संबंधी सभी प्रश्नों, पॉलिसी खरीद, दावा निपटान और बीमा सलाह के लिए वन स्टॉप शॉप है। इसे IRDAI द्वारा एक विश्वसनीय मंच के रूप में देखा गया है। दूसरा है बीमा वाहक, इन्हें सरल पैरामीट्रिक बंडल बीमा उत्पादों को बेचने और सेवा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, बीमा वाहक, इन्हें बीमा स्वयं सेवक के रूप में भी जाना जाता है। इनका लक्ष्य देश भर में भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना बीमा कवरेज का विस्तार करना है। इसी तरह से बीमा विस्तार एक सामाजिक सुरक्षा
जाल उत्पाद जो अभी तक उपयोग में नहीं आए हैं भौगोलिक क्षेत्रों को लक्षित करता है। तो यह तीनों कथन सत्य है, अतः इसका उत्तर क्या होगा? सभी तीनों। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? दिया गया प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल अब 1833 के एक्ट के साथ ही भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और दोस्तों 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से पहली बार विधायी कार्यों को अलग करने से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्यीय विधि सदस्य मनोनीत किया गया और इसका चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले को चुना गया। तो विधि सदस्य केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार नहीं था। तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आया था। दूसरा है विधि आयोग द्वारा रिपोर्ट में की गई सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। दोस्तों यह बाध्यकारी नहीं होती हैं, यह एक सलाहकारी संस्था है, यह रिपोर्ट जारी करता है। तो ऐसे में दूसरा कथन असत्य हो जाता है, उत्तर होगा केवल एक। तो यहां पर देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। द लॉ कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। इट्स चेयरमैन बीइंग देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC शीतल वार्ड। तो इस तरह से यह पॉइंट्स हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह RBI की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है RBI के गवर्नर सहित 12 सदस्यों वाला निकाय है और हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता है। तो दोस्तों यह दूसरा कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि इसमें 12 सदस्य नहीं होते हैं। द कमेटी कॉन्सिस्ट ऑफ 6 मेंबर, यानी 6 सदस्य इंक्लूडिंग द चेयरमैन, the 3 RBI officials and 3 government nominated external members। यानी 3 जो है क्या होता है RBI की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं एक्सटर्नल यानी बाहरी सदस्य। तो इस तरह से गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर और until further orders are issued whichever is earlier। तो यहां पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, हर साल। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, यह केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। दोस्तों यह भी कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर इसका चेयर पर्सन होता है MPC का। तो ऐसे में केवल एक कथन सही आता, उत्तर इसका ए होगा। तो इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मौद्रिक नीति समिति है क्या, और इस तरह से इस खबर को जरूर देखिएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2011 में आया हुआ है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। पहला दिया है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसमें दोस्तों उत्तर होगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना, क्योंकि जो भारी जल होता है जिसे क्या कहते हैं D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक स्थिर आइसोटोप है जिसके नाभिक में एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 गुना है। दोस्तों भारी जल समान भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, लेकिन साधारण पानी की तुलना में परमाणु गुणों में भिन्न होता है, जो इसे दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर में मॉडरेटर और शीतलक के रूप में उपयोग करने के लिए एक अत्यंत कुशल सामग्री बनाता है। दोस्तों मॉडरेटर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मॉडरेटर की
आवश्यकता होती है ताकि श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखा जा सके। भारी पानी न्यूट्रॉन के लिए अपने उच्च मध्यम अनुपात और कम अवशोषण क्रॉस सेक्शन के कारण एक उत्कृष्ट मॉडरेटर है। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मध्यस्थों का उपयोग किया जाता है जो ईंधन तत्वों द्वारा परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर साधारण या भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में एक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें मौजूद न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में सक्षम होते हैं। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम लोग बात करेंगे भुगतान प्रणाली ऑपरेटर की, जिसे पीएसओ कहा जाता है। तो दोस्तों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर पीएसओ का निदेशक मंडल है जो साइबर जोखिम और साइबर रिजिलियंस सहित सूचना सुरक्षा जोखिमों पर पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि प्राथमिक निरीक्षण बोर्ड की एक उपसमिति को सौंपा जा सकता है जो प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी। तो दोस्तों, इसमें जो है देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, जिसे पीएसओ कहते हैं, के लिए साइबर रिजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सेफ्टी कंट्रोल पर एक मास्टर निर्देश का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और केंद्रीय बैंक ने 30 जून तक इस पर टिप्पणी भी मांगी है। इन्हें आरबीआई के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को ईमेल या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है और इस मसौदे को 1 अप्रैल 2024 से, ध्यान रखेंगे, लेकर 1 अप्रैल 2028 तक अमल में लाने का प्रस्ताव है। बड़े नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए 1 अप्रैल 2024 से समय सीमा तय की गई है। मध्यम गैर बैंक ऑपरेटर के लिए 1 अप्रैल 2026 और छोटे गैर बैंक ऑपरेटर के लिए 1 अप्रैल 2028 की समय सीमा तय की गई है। दोस्तों, इस मसौदे में डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के लिए प्रस्ताव किया गया है, यानी साइबर सुरक्षा के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार होगा। बोर्ड से मंजूर साइबर संकट प्रबंधन योजना बनानी होगी। लेन देन असमान दिखे तो ऑनलाइन अलर्ट जारी हो। ग्राहकों को खाता, कार्ड नंबर, गोपनीय जानकारियां छुपाकर भेजी जाएंगी। इसी तरह से कार्ड पेमेंट के लिए कार्ड से संदिग्ध सौदा हो तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को अलर्ट किया जाएगा और इस तरह से पीओएस टर्मिनल सुरक्षित हो, ये भुगतान सेवा ऑपरेटर तय करेंगे। इसी तरह से प्रीपेड कार्ड के लिए ओटीपी और लेन देन स्थानीय भाषा में भेजे जाएं। ऐप के लिए भी प्रस्ताव है। ऐप पर फर्जी सौदों की पहचान करने की सुविधा हो। मोबाइल नंबर, ईमेल बदलने पर 12 घंटे तक कोई भी लेन देन ना हो। एक बार में 2 जगह से मोबाइल एप्लीकेशन चालू ना हो। लंबे समय तक मोबाइल से बैंक ऐप इस्तेमाल नहीं तो ऐप, सिम और फिंगरप्रिंट की फिर से सेटिंग हो। तो इस तरह से यह नया मसौदा आरबीआई ने जारी किया है भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के लिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे पॉइंट्स हमने दिए हैं। और अब आज के लिए पहला प्रश्न है कि जो चारों बौद्ध संगीत थी, इनके उद्देश्य क्या थे? चारों के उद्देश्य आपको बताने हैं एक एक करके। पहली बौद्ध संगीत, दूसरी बौद्ध संगीत, तीसरी और चौथी के अलग अलग क्या उद्देश्य थे, इन्हें आपको बताना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका पूरा नाम क्या है। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।